अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार आपकी होस्ट, और आज मेरे साथ मौजूद हैं सोनिया इरफान यूके से, जो कि बेसिकली बैंकर हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो है ये एनजीओ के साथ भी काम कर रही हैं, ये वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करती हुई हमें नजर आती हैं। इस हवाले से इनसे हम जानेंगे डिटेल में, और इस बारे में हमें सोनिया ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं सोनिया को वेलकम कहना चाहूंगी, और वेलकम टू पाकिस्तान सोनिया। Thank you so much, Samara. Thank you for having me on your show. It's a pleasure. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, इस तरह से है सोनिया कि आप इस वक्त वहाँ बैठे हुए हो, तो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे आपसे कि ऑब्वियसली आप पाकिस्तान में पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, यू आर पाकिस्तानी, तो ये कैसे सफर पूरा आपने तय किया, आप आज वहाँ बैठी हुई हैं, थोड़ा सा अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में हमें बताइए प्लीज। जी सुमेरा, सक्सेस स्टोरी तो ये है कि पाकिस्तान से पढ़ाई की मैंने, अपनी इनिशियल जो स्टडीज होती हैं, मैं लाहौर कॉलेज में पढ़ी थी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वहाँ से किया था। फिर एक मेरे पास रूट था, ट्रेडिशनल रूट था कि मैं बीए करती, लेकिन या बीएससी करती, मैंने बीबीए किया। तब अब यूसीपी होता है, उस वक्त पीसीबीए होता था। और एमबीए मैंने किया फाइनेंस में, मुझे फाइनेंस पढ़ने का शौक था शुरू से ही। मैं जब पढ़ स्टूडेंट थी तो मुझे था बैंकर बनने का काफी एस्पिरेशन था। मेरी कजन्स वगैरह डॉक्टर्स थे काफी फैमिली के अंदर, तो आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, और एमबीए का बड़ा ट्रेंड था, एक नई चीज थी उस वक्त। तो वो मैंने उस वक्त किया। उसके बाद मुझे शौक था कि मैं बाहर हायर स्टडीज के लिए जाऊं, फर्दर अपने करियर को करूं। और आपको पता है कि न्यूयॉर्क हो गया या लंदन हो गया, ये फाइनेंशियल हब्स हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर, जो दुनिया की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो यहाँ से ही होती हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पर। तो मुझे, मेरा तो प्लान था। गोया गोया जो आपका शौक था, जो आपको करना था, उसका जो हब था वो उस जगह पे था, सो आपके वहां जाने की रीजन ये बनी। अब बताइए कि इट कुड बी अ ड्रीम कि आप एक जगह पे बैठे हुए हो, पाकिस्तान में हो आप, और आप देखते हो कि वहां पे जो है वो मतलब एक फाइनेंशियल हब है, और वहां पे सारी बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वट एवर इज के जिस सब्जेक्ट को आप लेके चलना चाहते हो, जो आपका पैशन भी है, जिसको आपने प्रोफेशन भी बनाना है, वो किसी और जगह पे है, तो ये एक लंबा सफर होगा। उस वक्त यकीन की क्या कंडीशन थी, कितना यकीन था कि आप वहां पे चले जाओगे? देखें, यकीन तो का तो मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल में मैं काफी कमिटेड थी, बड़ी डिटर्मिन्ड थी। एज अ स्टूडेंट आई वाज वेरी डिटर्मिन्ड। और जब मैं मुझे याद है कि मैं पढ़ी थी उस वक्त, मैं जीमेट किया, मैंने टोफल का वन विद इन कपल ऑफ वीक्स मैंने बुक घर में लाकर उसका बड़ा हाई स्कोर ले लिया था। अभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि आइल्स और टोफल जो है, इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है, वो बड़ा ही डिफिकल्ट है, और वो बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए वो ट्यूटर लेते हैं, कोर्सेज लेते हैं। मुझे याद है कि मैं टोफल की एक बुक लाई थी, और मैंने घर में हफ्ता भी, मेरे ख्याल से 2 वीक्स भी नहीं, 1 वीक ही पढ़ी होगी। और बस मैंने टेस्ट दे दिया, और मेरा उसमें बहुत अच्छा स्कोर आया था। तो मुझे पता था कि मैं लाइक वहां पे थ्रू यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ एडमिशन लेके एज अ स्टूडेंट। और एक डिटर्मिनेशन थी, एक पॉजिटिव थिंकिंग थी। लेकिन मैं वैसे आई यहाँ पर स्टडीज के लिहाज से नहीं। मैं, शादी हो गई मेरी मीनवाइल, विच वॉज नॉट प्लान्ड, इट वॉज क्वाइट अनप्लान्ड। और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे आई। मेरे हस्बैंड जो हैं, ही वॉज बोर्न इन यूके, सो इट वॉज अ कोइंसिडेंट कि मेरा आना यहाँ एक नेचुरली ट्रांजिशन हो गया, एक मैं यहाँ पे आ गई। लेकिन मेरे आते सारी आई वॉज वेरी फोकस्ड। मैंने यहाँ पे सिविल सर्विसेज में काम किया 6 मंथ्स। उससे पहले मैंने टेम्पिंग की, यहाँ पे जो टेम्परेरी जॉब्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जॉब विद डिफरेंट कंपनीज, उसको टेम्पिंग बोलते हैं। तो आई डिड टेम्पिंग फॉर अ कपल ऑफ इयर्स। और बीच 6 मंथ्स जो थे वो मेरे लीगल सर्विसेज कमीशन में थे, उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में। और उसके बाद फिर मुझे बार्कलेज में जॉब मिल गई, रिटेल बैंकिंग में। सो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट परमानेंट जॉब वाज विद बार्कलेज बैंक। और फिर बार्कलेज में ही मैं तकरीबन 8 साल मैंने काम किया। लेकिन मैंने रोटेशन किया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया। रिटेल में किया, कॉर्पोरेट में किया, फिर उनके टेक्नोलॉजी में किया, मैंने फ्रंट ऑफिस में भी किया, फिर मैंने हाई नेटवर्क क्लाइंट्स को भी मैनेज किया। तो मैंने सेल्स साइड भी की, और मैंने बैक ऑफिस भी किया। और उसके बाद मैंने कंसल्टिंग, मैंने बार्कलेज 8 इयर्स के बाद आई केम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, और आई ज्वाइंट अर्नस्ट एंड यंग, जो कि वन ऑफ द बिग 4 कंसल्टिंग फर्म्स में है दुनिया की। तो वो फाइनेंशियल ऑडिट और ये वो करते हैं, लेकिन आई वाज विद देयर फाइनेंशियल एडवाइजरी टीम।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एडवाइजरी टीम, फैज उसको कहते हैं, जिसकी रिमीडिएशन टीम में थी मैं। जो रिमीडिएशन टीम थी उसका ये काम था कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और बैंक्स में जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। It can be with their data, it can be with their costs or with their income or with their systems, or it can be IT प्रोग्राम की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, IT का एक नया सोल्यूशन देना है, तो वो डिफरेंट किस्म की वेरिड उनके इश्यूज थे, तो उसमें बड़ा एंजॉय किया मैंने। अच्छा सोनिया, यहाँ मेरा क्वेश्चन है आपसे। आपने टेम्पिंग की, उसके बाद आपने एक जॉब की, फिर आपने देखा कि अब तो मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ, अब तो मुझे समझ आ गई है, आपने वहां पे स्टॉप नहीं किया, आप दोबारा से अपने कंफर्ट जोन से निकली और आपने जाके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को टच किया और उसके साथ आपने काम शुरू कर दिया जिसके लिए आपको बहुत सी लर्निंग करनी थी, मजीद आपको बहुत सा और कुछ सीखना था उसके लिए, ताकि आप उसके साथ अच्छे तरीके से काम कर सके। अब ये जी है कि आप बिल्कुल ऐसे होता है कि यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको अक्सर लोग ये कह देते हैं कि आप ऐसे 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 करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे, और बाद में अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जरूरी नहीं पाकिस्तान के ही, जो डिफरेंट जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जाते हैं या जो है वो डेवलपिंग कंट्री से जाते हैं, तो वो वहां जाके बहुत सफर करते हैं। शायद उनको क्लियर पिक्चर नहीं दी जा सकती यहाँ पे बैठ के, या वो उस तरह से शायद उस वक्त इतनी रिसर्च नहीं थी। अब तो स्टूडेंट खुद भी काफी रिसर्च कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक शख्स जो एक एक्चुअल सिचुएशन में होता है, जितना अच्छा वो बता सकता है उतना कोई शख्स नहीं बता सकता। उतना आपको अच्छा गूगल या वीडियोस जो हैं, यूट्यूब वीडियोस या जो इस तरह से ब्लॉग और ब्लॉग होंगे, वो आपको नहीं गाइड कर सकते। तो आपको आज आपसे वक्त लेने का और आपको इनवाइट करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप हमें ये बता सके कि हमारे जो यहाँ पे कितने लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं, वो जाना चाहते हैं बाहर के मुल्कों में, तो उनको एक थोड़ा आइडिया दें कि उनके लिए क्या आगे रास्ते खुले भी हैं, नहीं खुले, अगर खोलने हैं तो कैसे खोलने हैं, क्या इनका क्या स्कोप क्या है, इनको जाना है तो कैसे जाना है, किस तरह से अपना वो कहते हैं ना पूरा खुद को उस तरह से रेडी करके जाना है। तो उस हवाले से मैं चाहूंगी कि माशाल्लाह आपने जब अपना इंट्रोडक्शन करवाया तो आपने बताया कि आपने वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपने काम किया ना, वैरायटी नजर आती है हमें, तो ऑब्वियसली जो आपकी राय होगी वो बहुत हद तक प्रैक्टिकल होगी। तो बिल्कुल। यही चीज हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि एक बच्चा जो यहाँ पे है, जो अभी पढ़ रहा है, और उसका जो है ड्रीम यही है कि वो यूके में, कनाडा में, यूएसए में सेटल हो जाए, तो उसको बेसिकली क्या जो है वो तैयारी रखनी चाहिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ और चीजों की भी, उस हवाले से हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए प्लीज। अच्छा, सुमेरा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये सवाल पूछा। और इसमें मैं बड़े अच्छी तरह से आपको आंसर भी दे सकती हूँ। 2 चीज़ें हैं। एक प्रॉब्लम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का है पाकिस्तान से आना, यहाँ पे एडमिशन लेना और पढ़ाई के बिल्कुल लिए ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। यूनिवर्सिटी में आना। उसके जी लिए जी। कंस्ट्रेंट होते हैं, प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस बड़ा एक्सपेंसिव है और बड़ा मुश्किल है। उसके अलावा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है यहाँ पे आने के बाद अगर वो पहुँच भी जाते हैं, जब वो अपनी स्टडीज़ कर लेते हैं, उसके बाद उनके लिए जॉब लेना। देयर आर 2 थिंग्स जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं या पाकिस्तानी यूथ है वो फेस करती है। तो मैं इसका ज़रा अलग-अलग आपको अगर जवाब दे दूँ, आंसर कर दूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग हैं। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को यहाँ पे आने का प्रोसेस है, उसके लिए उनको एक बहुत लंबे प्रोसेस से यानी कि एग्ज़ाम्स पास करने पड़ते हैं। अगर तो बिल्कुल। उन्होंने अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना है, तो उन्हें सैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अगर उन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, ख़ास तौर पे अगर उन्होंने फाइनेंस, इकोनॉमिक्स या कोई इस तरह के सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना है, एक्चुअरियल साइंसेज़, तो उसके लिए प्री रिक्विज़िट है कि वो जीआरई या जीमैट का उनका बड़ा अच्छा हाई स्कोर हो। तो जो ओके। अच्छे बिज़नेस स्कूल्स हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लीडिंग जो हैं, टॉप 10 में जो आती सोनिया सोनिया, सॉरी टू इंटरप्ट जी व्यूअर्स, मैं ये आपसे कहना चाहूंगी कि वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं जाने के हवाले से, तो यहाँ पे सोनिया को चार्ज नहीं कर रही, क्योंकि अक्सर आप जब कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं तो उनकी इतनी भारी फीसिस आप अदा करते हैं, और फिर भी वो आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं उनमें उनका ज्यादा फोकस ये होता है कि उनको किस तरह से प्रॉफिट मिलेगा और वो किस तरह से अपना क्लाइंट बना सकते हैं आपको। सोनिया आपको इस वक्त वो बात बताएंगी जो उन्होंने एक्सपीरियंस
की या वहाँ रहते हुए जो और लोग उनके इर्द गिर्द आते हैं वो उनके हवाले से महसूस करती हैं। तो उस हवाले से मैं चाहूंगी कि आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, आप लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। आप लोग अगर स्टूडेंट्स सुन रहे हैं तो प्लीज क्वेश्चन कीजिए और कोशिश कीजिए वो तमाम पॉइंट्स अपने क्लियर करने की जो आपको लगता है कि आपके माइंड में है, या वो लोग अगर वो लोग हमें सुन रहे हैं जो इस वक्त वहां पे बैठे हैं और वो अपना एक हिस्सा मुकम्मल कर चुके हैं, जैसे कि सोनिया ने कहा कि वो वहां तक पहुंच गए हैं लेकिन वो आगे की चीजें जो है वो फेस कर रहे हैं, तो आप लोगों के क्वेश्चंस जो होंगे वो हमें हमारे टॉपिक के बारे में ज्यादा फोकस्ड रखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्वेश्चन कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपको जो इस वक्त में जो है ना वो सोनिया आपको गाइड कर सके। तो सोनिया प्लीज, आपको मैंने बीच में जो है वो डिस्टर्ब कर दिया, बट आई जस्ट वांट कि आप इसको कंटिन्यू कीजिए। मैं चाह रही हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से भी हमें रिस्पॉन्स आना शुरू हो। जी सोनिया, आप कुछ टेस्ट बता रही थी डिफरेंट के, अगर आपने ग्रेजुएशन का किया तो आपने ये टेस्ट क्लियर करना है, मास्टर के लिए कर रहे हैं तो जीआरई जो है आप करेंगे। जी प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए। जी, अच्छा उसमें ये भी फ़ायदा है कि अगर जीमैट, जीआरई और सैट जो एग्ज़ाम्स हैं, इनमें अगर हाई स्कोर आता है स्टूडेंट्स का, तो इनकी बेस के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनको स्कॉलरशिप भी दे देती हैं। उनकी बिल्कुल। फीस वेव हो जाती है। फिर आपको पता है डाइवर्सिटी के लिहाज़ से फिर हर डिफरेंट कंट्रीज़ में है। सुमैरा, आर यू देयर? Yes, yes, I'm here. I'm here. I just want you to be in the screen so that they can listen you very nicely. Okay. मैं ये कह रही हूँ कि उनको ये एग्ज़ाम्स देने का ये फ़ायदा है कि इससे उनको उनकी फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस जो है वो वेव हो जाती है और बहुत से ऐसे अदारे हैं, यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप्स होते हैं, उनका अगर ग्रेड उनके मीडियोकर भी हैं, एवरेज स्कोर है, बहुत अच्छा उनके यूनिवर्सिटी में ग्रेड नहीं भी आए, तब भी अगर वो ये वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, इनमें बहुत अच्छा स्कोर ले लें, तो उनका चांसेस हो जाते हैं एडमिशन मिलने के भी और स्कॉलरशिप मिलने के भी। उसके अलावा एप्लीकेशन के अंदर एसेज होते हैं। तो ऐसे में जब वो अपने प्रोफाइल को अच्छे तरीके से बयान करते हैं, अपनी मोटिवेशन ऐसे होते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि उनका मकसद क्या है, वो क्यों करना चाहते हैं और अगर उसमें वो बहुत ज़्यादा वेग ऑप्शंस देंगे ना, कि हम ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। बट व्हेन स्टूडेंट्स क्लियर होते हैं ना अपने मोटिवेशन ऐसे के अंदर, कि ये हमारा एम है, ये हम करना जी चाहते सोनिया, आप जो है वो पर्पस स्टेटमेंट की बात कर रही हैं जो रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट्स के एंड से। हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनका जो पर्पस स्टेटमेंट है या उनकी जो मोटिवेशन स्टेटमेंट है, उसमें बड़ा अच्छा उन्हें लिखना है, यानी कि उनका क्लियर हो कि व्हाट दे वांट टू डू एक्चुअली, व्हाई दे आर डूइंग दिस कोर्स और उससे वो अचीव क्या करना चाहते हैं और उनकी डायरेक्शन क्या है, तो वो बड़ी क्लियर कट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। तो अगर वो अपनी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से करते हैं, ये वाले एग्ज़ाम्स में उनका स्कोर बहुत हाई होता है, तो मैं नहीं समझती कि कोई ऑब्स्टिकल और है ऐसी जिसकी वजह से उनको स्टूडेंट्स को एडमिशन ना मिले और स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रूट है, आइल्स करें या टोफल करें। टोफल, आइल्स मेनली ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज के लिए है, टोफल जो है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के लिए है, जीआरई और जीएड जो है वो मास्टर्स के लिए है, एसएटी जो है सैट वो बैचलर्स के लिए है। तो ये मेहनत का काम है, लेकिन जिन लोगों ने लिया है फिर उन्होंने बाहर आ भी गए, उनके एडमिशन भी हो गए, स्कॉलरशिप्स भी लोगों ने लिए और हार्वर्ड में भी पढ़े इसी वजह से। सोनिया, आपने ये तो बता दिया कि आइल्स और टोफल किस लिए रिक्वायर्ड है। अब जरा ये बताइए कि तैयारी में भी क्या डिफरेंस है, क्या लैंग्वेज सेम ही है, इंग्लिश ही है दोनों की, या फ्रेंच का भी कुछ टेस्ट है टोफल में? क्योंकि टोफल ज्यादातर कनाडा के लिए रिक्वायर्ड होता है और वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच है, तो जी। It's an exam for English language. How can they check you on Spanish or French? ये एक एग्जाम ही इंग्लिश लैंग्वेज का है, तो किसी और लैंग्वेज को तो नहीं वो चेक कर सकते, क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है और जो उन्होंने आप पढ़ाना है वो इंग्लिश में पढ़ाना है। तो दे वांट टू मेक श्योर कि ये जो आ रहा है ये नॉन उसकी नेटिव इंग्लिश नहीं है, नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वो उर्दू स्पीकिंग कंट्री से आ रहे हैं। तो दे वांट टू सी कि उनका इतना स्टैंडर्ड है इंग्लिश का कि वो स्टडीज के साथ कोप कर सकें उसके बिल्कुल ऐसे ही है वो एक किस्म की अर्ली जो स्टेजेस के ऊपर एक एवेल्युएशन हो जाती है कि वो यहाँ आएंगे तो एडजस्ट भी कर पाएंगे या नहीं। जी। अच्छा, अब इसमें ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये कोविड के बाद से चीजें बहुत चेंज हो गई हैं। जिस तरह की अब अक्सर जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए आप उधर उनको विजिट नहीं कर रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो इसकी वजह से क्या स्टूडेंट्स के लिए कुछ चांसेस इंक्रीज हुए हैं? वो वीजा का प्रोसेस, वो जाना, वो वहाँ का कॉस्ट, वो सब, क्या इसमें कोई चेंज आया है कि यहाँ
पे बैठ के भी आप उन्हीं स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं। पहले तो कुछ स्पेसिफिक कोर्स थे ना, कुछ स्पेसिफिक चीजें थी जो उन लोगों के लिए थी जो ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अब तो हर चीज ही ऑनलाइन होती जा रही है। तो क्या इसका कोई इस चीज के ऊपर भी इफेक्ट आया है? कुछ इस बारे में आप अगर शेयर करना चाहें अपनी राय तो। जी बिल्कुल। व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनके यहाँ यूके की जिनके प्रोग्राम्स अभी सितंबर में, अगस्त में और सितंबर में स्टार्ट हो रहे हैं, वो पहला 1 मंथ जो है वो तो ऑनलाइन कर रहे हैं सारी क्लासेस। इवन जो यहाँ की जो लाइव क्लासेस भी जो स्टार्ट होनी है, यानी कि जो फेस टू फेस होती हैं, तो उसके बाद गवर्नमेंट की या जो भी सिचुएशन, जो भी उनकी लेजिस्लेशन होगी, यहाँ पे जो भी कोविड की सिचुएशन होगी, उसके लिहाज से दे विल स्टार्ट कि कितने स्टूडेंट्स को, फिर भी वो सारी जो कोहोर्ट है या सारी क्लास है उसको बुला के नॉर्मल तरीके से बिठा के क्लास को नहीं कंडक्ट कर सकते। तो उसके लिए उन्हें कोई अपना तरीकाकार चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो फेस टू फेस क्लासेस हैं वो भी अब ऑनलाइन ही शिफ्ट होंगी फॉर टाइम बीइंग, बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो ऑनलाइन, जी जी। जी तो सोनिया, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर ऑनलाइन हो जाएंगी चीजें तो क्या यहाँ पे जो बच्चे वीजा और उन प्रोसेसेस की वजह से रुके हुए थे, क्या वो आप उनको सोचती हैं कि उनके लिए एक आसानी हो जाएगी कि अब वो ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बन सकते हैं, अपने घर में बैठ के उनको उस तरह से किसी और मुल्क में जाना और वो तमाम चीजें फेस नहीं करनी पड़ेगी? देखें, एक लिहाज से अच्छा भी है और एक लिहाज से अच्छा नहीं भी है, क्योंकि ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटी की जो स्टडीज की एक लाइफ होती है ना, या स्टडी करने का, इस ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, कि आपका जो इंटरेक्शन होता है विद द टीचर्स, विद द यूनिवर्सिटी, फिर अकेला रहने का इंडिपेंडेंटली एक्सपीरियंस, एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होता है। ये बड़ा एक लर्निंग कर्व होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। फिर आपके जो क्लास फेलोज होते हैं जिनसे आप मिलते हैं, वो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क होता है फ्यूचर में। क्योंकि अगर आप देखें किसी अच्छी हार्वर्ड में या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में या वॉर्टन में, इंसियाड में, किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम ले लें, बिजनेस स्कूल का ले लें, जब वहां पे पढ़ते हैं तो जो आपकी क्लास में दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्यूचर लीडर्स हैं, फ्यूचर एग्जैक्ट्स, फ्यूचर बिजनेस लीडर्स हैं। वो दुनिया के कहाँ कहाँ से आए होते हैं, कंट्री से, मल्टी नेशनल लोग होते तो हैं। सोनिया, इसका मतलब ये है कि एक्सपोजर नहीं मिलेगा, वो आपका डिग्री मिल जाएगी, एक्सपोजर नहीं मिलेगा। वो आपका नेटवर्क होता है। दैट इज योर नेटवर्क, दैट इज योर एसेट। आप उन वो नेटवर्क जो आपका होता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग नेटवर्क होता है। फिर आपका जो करियर ऑफिस होता है यूनिवर्सिटी का, और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है उनका करियर ऑफिस बड़ा एक्टिव होता है। दे प्लेस यू विद बिग कंपनीज, विद बिग बैंक्स, विद ऑर्गेनाइजेशंस, और उनके आपको कंपनी विजिट्स अरेंज कराते हैं, फिर आपको केस स्टडीज देते हैं, जो फिर वो आते हैं, कॉफी चैट्स होती है उनकी लीडरशिप के साथ, आपकी डायरेक्टर्स के साथ, सीनियर पार्टनर्स के साथ, स्टूडेंट्स की। और उसमें आपको मौका मिलता है टू सिक्योर अ रोल विद योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू शो देम, आप मार्केटिंग कर, स्टूडेंट्स अपने आप को मार्केट करते हैं कि आप पोटेंशियल उनके एम्प्लॉई हो सकते हैं। तो इट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू इम्प्रेस देम एज वेल एज टू लर्न फ्रॉम देम अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन, कि व्हाट दे डू एंड हाउ दे डू थिंग्स, और वहां पे क्या सिस्टम चल रहा है। तो वो सारा जो एक्सपोजर है, खासतौर पर ये बिजनेस स्कूल्स करते हैं या बड़ी यूनिवर्सिटीज करती हैं, ये जो एक्सपीरियंस है और जो एक्सेस है टू द टॉप कंपनीज, टॉप ऑर्गेनाइजेशंस, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयर्स, फिर वो जो उनके जो लीडर्स आते हैं और वो आके क्या उसे कहते हैं, की टॉक्स भी देते हैं, की नोट स्पीकर सीरीज उसे कहते हैं, सॉरी, दे गिव स्पीचेस, और वो आके अपनी प्रेजेंटेशंस देते हैं। वहां पे भी आपको काफी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो उनका बड़ा अच्छा फायदा होता है। ऑनलाइन से ये होता है कि आपके पास फायदा ये है कि एक तो कोविड के टाइम में लोग घर बैठे हुए हैं, उनके पास टाइम ही टाइम है स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो अगर कोई पढ़ना चाहता है और उसके पास टाइम है, दे हैव टाइम इन हैंड, और कुछ करने को नहीं है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज, और वो कुछ ना कुछ ऑनलाइन बैठ के स्टडी करें, कोर्स करें, डिग्री भी कर लें। वहां बैठे होंगे और बाहर की डिग्री आ जाएगी, तो और क्या चाहिए। जहां तक एक्सपोजर का ताल्लुक है, वो बाद में इंटर्नशिप करके या जॉब भी मिल सकती है। बाहर क्यों नहीं मिल सकती, जब बाहर की यूनिवर्सिटी की डिग्री आपके पास हो तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, और उस यूनिवर्सिटी के करियर जो सेंटर है या करियर ऑफिस है उसको एक्टिवली यूज करें, अपना सीवी उनको दें। खुद भी स्टूडेंट्स को प्रोएक्टिव होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपको मैं बता रही थी कि स्टूडेंट्स जब यहाँ पे ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो ग्रेजुएट होने के बाद उनको जॉब लेने में मसला होता है।
तो उसके लिए भी यहाँ पे लाइक कोचेज हैं, करियर कोचेज हैं, सीवी राइटर्स हैं, सीवी राइटिंग की कंपनीज हैं जो अच्छा तरह से सीवी को लिख देते हैं, उसको रिव्यू करके एडिट करते हैं, आपका 1 घंटे का इंटरव्यू लेंगे, हाफ एन आवर का, 1 आवर का, फिर दे विल नो अबाउट यू, फिर वो आपके सीवी को अच्छे तरीके से बना देते हैं। देन देर आर कंपनीज जो इंटरव्यू कोचिंग भी करती हैं और ऑनलाइन कोचिंग करती हैं थ्रू वीडियो लिंक, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, इस तरह वो उनको स्टूडेंट्स को, लोगों को आप बताएं ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, इस कंपनी में मेरा इंटरव्यू है, एंड दे चार्ज बाय आवर, वो निगोशिएट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को ये चीजें भी जो है ना, इंटरव्यूइंग स्किल्स, राइटिंग, सीवी राइटिंग, ये इन कंपनीज का, इन अदारों का फायदा उठाना चाहिए। सिर्फ ये ना समझे कि हम अकेले हैं और कोई हेल्प नहीं है करने वाला। देर इज अ लॉट ऑफ हेल्प अवेलेबल एक्चुअली। जी बिल्कुल ऐसे है सोनिया। देखिए ये तो सीखने पे है। आपने कहा कि स्टूडेंट्स को खुद ही से जो होना चाहिए प्रोएक्टिव। आप देखें आपने यहाँ पे कितनी चीजें जो है वो मेंशन कर दी, कितनी चीजें बता दी आपने, कितने टेस्ट आपने मेंशन कर दिए, कितने रास्ते आपने बता दिए। तो इट्स ऑल अबाउट लर्निंग कि आप खुद सीखना और कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो अगेन आई विल अप्रिशिएट कि आप लोगों के क्वेश्चंस आए और आप लोगों का मुझे इंटरेक्शन जो है वो फील हो। अच्छा खलीलुर रहमान जो है वो अपनी एक थॉट शेयर कर रहे हैं। With your vast experience, you refer other people to explore their abilities in different departments, because if you are doing well, you are tagged by senior to do the specified kind of job in same department. They don't allow easily to move because you are the champ in their department. So, are they stopping you while going to some other organization, or the movement is in the form that they are not letting you move ahead, or there is some chances of you can say कि वो आपको वहीं पे stuck करके बैठे हुए हैं? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। या तो वो ये पूछ रहे हैं खलीलुर रहमान कि जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो बेसिकली कई दफा इंटरनली जो है वो प्रमोट होना या दूसरे डिपार्टमेंट में जाना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डिफिकल्ट हो जाता है। इट कैन बिकम क्वाइट पॉलिटिकल एज वेल। तो आई नो ये थोड़ा सा कई दफा हो जाता है डिफिकल्ट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है वो अपने मैनेजर के साथ और अपने कुलीग्स के साथ कैसी है। आपकी अगर अप्रेजल्स अच्छी हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, यू ट्राई टू गेट गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल। जाहिर है कि अगर आप चैंप हैं और अच्छे हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, एनुअल एनुअल रेटिंग होती है, उसे पीडी प्लान कहते हैं, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्लान होता है, हर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। वो ए से स्टार्ट होता है और जैसे ग्रेड होते हैं इस तरह वो नीचे जाता है, बी सी डी। तो जो अच्छे अप्रेजल है वो ए और बी ही होती है। तो अगर उनके अप्रेजल्स अच्छे हैं, टॉप अप्रेजल हैं, तो विच मीन्स कि परफॉर्मेंस अच्छी है इस बंदे की। तो आई डोंट थिंक कि किसी भी डिपार्टमेंट की या ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसी है कि वो किसी को बाउंड कर सकते हैं फॉर मोर देन अ ईयर और 18 मंथ्स। मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि 1 ईयर, 12 मंथ्स या 18 मंथ्स तक आपने इधर काम करना है, फिर आप विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे डिपार्टमेंट्स में मूव हो सकते हैं। फिर आप इंटरनली एक्सप्लोर करें अपना दूसरे जो रोल्स हैं, और अपने मैनेजर को भी कॉन्फिडेंस मिले, उनको बताएं कि लुक दिस इज माय मोटिव, दिस इज माय गोल, आई वांट टू डू दिस। मैं एक सिर्फ सारी जिंदगी ये काम नहीं करना एंड मेरा ये दिस इज आई वांट टू अचीव। क्योंकि मैनेजर की भी जॉब है कि उसने आपको सपोर्ट देनी है, और आपकी परफॉर्मेंस में एक वो होता है कि व्हाट यू आर डूइंग टू गो फर्दर। तो आप उसमें कोर्सेज करें कि मैंने ट्रेनिंग करना है। आप ये कह सकते हैं खलीलुर रहमान के, मैं अगर जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हैं, आप कहें कि मैंने मिसाल के तौर पे व्हेन आई वाज इन रिटेल बैंक, आई वांटेड टू शैडो समबडी इन कंप्लायंस। तो मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी कंप्लायंस में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैंने अपनी मैनेजर से रिक्वेस्ट की, और मैंने उधर का जो मैनेजर था उनको भी रिक्वेस्ट की कि आई वांट टू कम एंड स्पेंड फ्यू डेज, अ कपल ऑफ डेज और अ वीक इन योर डिपार्टमेंट। तो वो कुछ डिपेंड करता है कि आपका वर्कलोड कैसा है। और ये अगर आप एम्प्लॉई हैं और आप इतने वैल्यूएबल एम्प्लॉई हैं, आई एम श्योर कि दे विल सपोर्ट यू। अगर फिर भी आपकी कुछ नहीं बन रहा तो ऑर्गेनाइजेशन तो मतलब कि उनको, मैं तो कंपनीज में जब काम करती हूँ, आई टेक इट एज अ, कोई उसके साथ ऐसे वो नहीं होती कि कोई फैमिली थोड़ी है, कोई शादी थोड़ी कर ली है कंपनी के साथ काम कर ली है, तो लाइक, तो जब अच्छी लाइक आई मूव्ड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मैंने बहुत कंपनी चेंज की और डिपार्टमेंट, मैं तो डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चली जाती थी। तो थोड़ा बोल्ड होना पड़ता है।
थोड़ा सा बोल्ड, ये नहीं कि आप लड़ने लग पड़ो, बोल्ड मीन कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, आप नई जगह पे जाते हैं तो उसके भी चैलेंजेस हैं कि आपको अपने आप को दोबारा से प्रूव करना पड़ता है कि यू आर अ परफॉर्मर, यू आर गुड, यू आर ए प्लेयर, यू आर हाई परफॉर्मर एंड यू वर्थ इट, और आप बड़े हार्ड वर्किंग है, क्योंकि लाइक आप जब नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वहां पे पहले कहते हैं ना फर्स्ट 90 डेज, इसके 90 डेज के ऊपर जो है ना वो बड़े किताबें भी लिखी हुई है कि किसी भी कंपनी में जाके पहले 90 डेज बहुत होते हैं कि आपने इम्प्रेस करना है कि अपने। बिजनेस अगर आपने अपना शुरू किया, काम शुरू किया, तब भी यही है। ये 90 डेज वाला फॉर्मूला बड़ा एप्लीकेबल है हर ही फील्ड में। या 90 डेज का एग्जैक्टली। तो खलीलुर रहमान को मेरा ये मैसेज है कि आप विद इन अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, हेजिटेट ना करें, ओपनली बात करें अपने मैनेजर के साथ या अपनी मैनेजर के साथ, और दूसरे डिपार्टमेंट्स को एक्सप्लोर करें इन अ पॉजिटिव वे। उनको कहें कि मैंने जाना है सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। मे बी आप जब वहां जाएं, 1 दिन गुजारें, 2 दिन गुजारें, उनको आप बहुत पसंद आ जाएं, वो मैनेजर ही आपको अपने पास कहे कि नहीं मैंने इनको यहाँ पे जॉब देनी है। फिर परहैप्स वो आपको पता चले कि उस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए कुछ ऐसी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं जो आपको करने चाहिए अपस्किल करने के लिए, उस क्योंकि आपका स्किल सेट में भी और है, उधर का स्किल सेट और है, तो ये जो चीजें आपकी हेल्प करेंगी। रिलेशनशिप बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। अजय सोनिया, हम अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं जिसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करेंगे। आप वहाँ पे डिफरेंट ऐसी अदारों से जो है वो मुंसलिक हैं इस वक्त, उनके साथ काम कर रही हैं, कईयों को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उस हवाले से बताइए कि उन ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है और उसमें मतलब वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं, और क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि उन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड हो सके यहाँ की वुमेन के लिए। बेसिकली जो एपीपीएस यूके है, एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस इन यूके, और उनकी जो फाउंडेशन है, उसकी वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप में के साथ मेरा मैं एसोसिएट हूँ, उसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हूँ। वो जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसका फायदा तो डायरेक्टली पाकिस्तान को ही जा रहा है। एक उनका है गिफ्ट फॉर गारमेंट्स फॉर एग्जांपल, उसमें जो खवातीन हैं, पुअर वुमेन है, जो शादी के लिए कपड़े, अपनी वेडिंग ड्रेस नहीं अफोर्ड कर सकती, तो यहाँ पर लोग अपनी, कई हमारे ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो वार्डरोब में पड़े होते हैं और यूज ही नहीं हो रहे, तो वो लाइक, और कई लोग ब्रांड न्यू भी, मतलब उसको तो हर बंदे की अपनी है, कहती है ना। तो गिफ्ट ऑफ गारमेंट्स जो है वो वेडिंग ड्रेसेस जो हैं वो उन बच्चियों को और बहनों को भेज रहे हैं कि एपीपीएस फाउंडेशन वुमेन एम्पावरमेंट वाले, वो कि जो नहीं अफोर्ड कर सकती अपनी वेडिंग ड्रेस, ठीक है, तो ये कितना एक अच्छा कासद का जा रही है, और कितनी अच्छी फीलिंग है जो बेचारी लड़की शादी का ना सूट कर सके, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। फिर एक इनका मतलब इनके कई प्रोजेक्ट्स हैं। एक इनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है जिसमें इन्होंने पिशावर में सेंटर बनाया हुआ है, उधर वुमेन को स्विंग की जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, 6 मंथ्स ट्रेनिंग, और उसके बाद ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो और बाद में अपना काम कर सकें, स्टिचिंग का, स्विंग का, डिजाइनिंग का। और जब वो अपना प्रोग्राम या कोर्स कंप्लीट कर लेती हैं तो उसके बाद उनको एक स्विंग मशीन जो है वो भी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उनको दे देते हैं। फिर ये काफी ज्यादा जो मेडिकल कंडीशंस हैं खवातीन को, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। कोई कैटरेक्ट ऑपरेशंस हैं, वो काफी लोगों के किए हैं, खवातीन के किए हैं, और अबाउट 500 to 700 कर लिए हैं ऑपरेशन, और इनका जो टारगेट है वो 2000 है। और भी इस तरह की काफी इनिशिएटिव्स हैं, अब जो प्रोजेक्ट्स हैं जो ये कर रहे हैं, जिसका डायरेक्टली फायदा जो है वो पाकिस्तानी खवातीन को हो रहा है, और हम और भी इनिशिएटिव को के ऊपर काम कर रहे हैं कि वी कैन स्टार्ट दोज इनिशिएटिव एंड प्रोजेक्ट। जी सोनिया, ये इनिशिएटिव किसका है, मतलब ये इसके फाउंडर कौन है, क्या वो ही इज आल्सो पाकिस्तानी है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है इसके अंदर कोई रोल प्ले कर रही है? नहीं, हमारे जो फाउंडर हैं वो हैं डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। वो ही इज अ कंसल्टेंट डॉक्टर, वो मैनचेस्टर बेस्ड हैं, और उन्होंने ये फाउंडेशन स्टार्ट की थी। वो पहले चेयरपर्सन भी रह चुके हैं एपीपीएस यूके का, जो कि एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस इन यूके जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सारे जो मेंबर्स हैं वो सब पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। तो उन्होंने उसका ये फाउंडेशन का कि वो फाउंडर हैं, और अभी रिसेंटली प्रिंस चार्ल्स की तरफ से, सॉरी क्वीन की तरफ से उनको एक रिकग्निशन का लेटर भी मिला है फॉर हिज गुड वर्क एंड फॉर हिज वर्क फॉर दी मैनकाइंड, और जो चैरिटेबल काम उन्होंने ड्यूरिंग कोविड खास तौर पे जो किया है। कोविड के दौरान एपीपीएस फाउंडेशन ने बहुत से जो फूड पैक्स हैं और राशन बैग्स हैं वो एल्डरली कपल्स को जो हैं वो काफी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं यूके में।
अच्छा सोनिया, इस हवाले में से मैं एक और आपसे बात पूछना चाहूंगी कि देखिए वो लोग वहां से वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो वहां पे बैठ के काम कर रहे हैं, एसोसिएशन बनी हुई है, तो वो तो वहां की हद तक है। यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन उस तरह से ओके हो रही है, उन लोगों को मिल रहा है जो डिजर्विंग है, इधर भी करवाए, ये किस तरह से, ये कैसे मेक श्योर होता है? कहाँ इधर किस तरह हो रहा है कि उधर किस तरह हो रहा है, हमारे मेंबर्स देखिए हैं। ना, आपने आपने जैसे वहां से भेजे ना, जिस तरह वो गिफ्ट ऑफ गारमेंट्स है, ठीक है, आपने वहां से भिजवा दिया, अब यहाँ पे जो सही मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, उसके लिए क्या यहाँ पे भी आपका कोई सेंटर है जो काम कर रहा है उस हवाले से, या किस तरह से होता है ये? हर डिस्ट्रिक्ट, हर सिटी के अंदर हमारी मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, जो जैसे हम हैं, मैं भी वॉलंटियर बेसिस पे इनके लिए काम कर रही हूँ इस अदारे के साथ। हम वी डोंट गेट पेड, और हम कोई सैलरी तो नहीं विड्रॉ कर रहे। इसकी जीरो एडमिन कॉस्ट है इस अदारे की। ये जो एपीपीएस यूके फाउंडेशन है, जीरो इसकी एडमिन कॉस्ट है, और जितने भी लोग हैं वो सब वॉलंटियर बेसिस पे काम कर रहे हैं। और उसका जो इंफॉर्मेशन है डॉक्टर, बड़ा ट्रांसपेरेंट है। जो लोग हैं उनके डायरेक्टली उनकी फीडबैक लेते हैं, जिनको चीजें जा रही हैं, फिर हम वीडियोस बनती हैं, पिक्चर्स आती हैं, और इस वेरी ही मॉनिटर्स इट प्रॉपरली। ये ऐसे नहीं है कि बस कर दिया और भूल गए और वो नहीं हो गया, नहीं, वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है सारा। सोनिया, इसके लिए मैं इस हवाले से क्लास क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जो लोग जिनको इस हवाले से नहीं पता, तो आपके पास ये सामने चैट बॉक्स ओपन है, आप इसके अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दें और काइंडली ये गाइड कीजिए कि अगर कोई शख्स जो यहाँ पे डिजर्विंग है और वो चाह रहा है कि उसको वहां से जो है वो किसी तरह की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, तो उसका प्रोसेस क्या है, उसको कहीं इधर किसी इदारे में रजिस्टर करवाना है या किसके साथ रब्ता करना है, इसका किस तरह से पता चलेगा, मतलब फॉर वो एग्जाम्पल? जी जी जी, बताइए। उसमें ये है कि हमारी वेबसाइट पे जाएं, इस पे appsukf.co.uk पे, और उसमें जाकर वो अपना क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट अस पे जाके उसमें कॉन्टेक्ट कर लें। उसके अलावा मैं एक और भी ईमेल एड्रेस दे देती हूँ, इफ यू वांट मी टू। जी प्लीज आप मुझे दे दीजिए। जो आपने मुझे वेबसाइट भेजी है वो मैंने इस वक्त जो है वो इस पेज के ऊपर अपलोड कर दी है। जो लोग हमें अभी सुन रहे हैं, अगर उनके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स हो जो मुस्तहिक हो, वाकई में हो और उसको जरूरत हो, तो वो इस वेबसाइट पे जाए, इन्फॉर्मेशन ले वहां से, और वहां से ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट नंबर भी होंगे आपके एरिया के और चीजें होंगी जिससे आपको ईजी हो जाएगा। और सेकेंडली जो है एक ईमेल एड्रेस जो है वो शेयर किया है सोनिया ने, वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। उससे इस तरह होगा कि इजी हो जाएगा आपको एक्सेस करना, और अगर आपको कोई इस तरह की हेल्प चाहिए या आपके इर्द गिर्द कोई शख्स है उसको हेल्प चाहिए, तो उस हवाले से आप उसको वहां रेफर कर सकते हैं। तो जिस तरह सोनिया इसके लिए कुछ नहीं जो है वो ले रही हैं, सवाए इसके कि वो लोगों की दुआएं जो है वो समेट रही हैं, और दुआएं बहुत बड़ी चीज होती हैं, ये आपके लिए जो है बहुत आसानियां हो जाती हैं फिर, क्योंकि आप किसी के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो है आप लोग भी अगर किसी से शेयर करना चाहते हैं और हमारी वजह से या किसी और की वजह से बात निकले और किसी का फायदा हो जाए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। सोनिया, मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी आपकी सर्विस को कि आप माशाल्लाह आपकी इतनी जो है वो लाइफ है बिजी, आप इतना काम भी कर रही हैं और साथ में आप ऐसा वॉलंटियर वर्क भी कर रही हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग वहां बैठ के वहां की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो पीछे जो है वो अब सोच रही है, वो पे बैक कर रही है अपने कंट्री के लिए, आप लोग यहाँ मौजूद ना हो के भी अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ये बहुत ही एक खूबसूरत सा रिश्ता है जो आप लोगों ने कायम किया हुआ है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। और सुनिए, मैं चाहूंगी कि हम इसको क्लोज करने से पहले अगर आप मेरे व्यूअर्स को जो है वो कोई मैसेज देना चाहें, तो प्लीज वुमेन के हवाले से, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से या स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ भी अगर कहना चाहें तो प्लीज। मैं स्टूडेंट्स को यही कहूंगी कि कभी भी कोई चैलेंजेस, हर किसी को चैलेंज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, डोंट गिव अप, आई मीन कीप ट्राइंग। आपको अपने आप की जो विल पावर है ना उसको मजबूत रखें, और ये ना सोचे कि कोई चीज नहीं हो सकती। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज हो जाती है, अचीवेबल है। आप आपने डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। अल्लाह ताला भी हेल्प करते हैं, लेकिन आपकी अपनी जो मेहनत होती है, डिटर्मिनेशन होती है। और अगर सेटबैक्स आते हैं, कई दफा होता है, हम कहीं अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन भेजते हैं, रिजेक्शन आ जाती है, आस्क फॉर फीडबैक। आस्क देम कि वो बताएं कि आपकी एप्लीकेशन में कौन सी वीकनेस थी, हाउ कैन यू इम्प्रूव इट। आस्क क्वेश्चन, डोंट सिट बैक क्वाइटली। और अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर रिजेक्शन आती है तो उनकी फीडबैक मांगे कि टेल टेल यू हाउ टू इम्प्रूव योर एप्लीकेशन।
कि आप क्या नया करें, ठीक से करें। तो डोंट गिव अप। आप एक टाइम आएगा कि आप वो जो ब्रिज है उसको क्रॉस कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी, कुछ इंटरनेट के इशू की वजह से लगता है कि सोनिया भी जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सोनिया का, चाहे वो इस वक्त मौजूद नहीं भी है हमारे साथ, और आप लोगों के एक्टिव पार्टिसिपेशन का। और हमारी कोशिश ये है कि आज के जो हमारा सेशन था उसमें हमने 2 चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। हमने एक साइड पे उन स्टूडेंट्स के लिए उन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की है जो बाहर जाना चाहते हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, स्टडी के हिसाब से जाना चाह रहे हैं। वो अगर इस एपिसोड को देखते हैं, बार-बार देखते हैं, तो हो सकता है उनको कोई ऐसा पॉइंट क्लिक कर जाए या उनको एक ऐसी चीज़ समझ आ जाए जहाँ पे शायद वो स्टक हैं। और सोनिया की बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी, आई डोंट नो कि वो उसको मुकम्मल कर पाई थी या नहीं, कि अगर आपकी रिजेक्शन भी हो जाती है तो वो उसके साथ एक लेटर देते हैं। जब रिजेक्शन करते हैं तो नीचे वो रीज़न्स देते हैं आपको। तो बिल्कुल भी डिसहार्ट ना हो, बल्कि कोशिश करें कि उन रीज़न्स पे काम करें कि वो कौन से ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो उन्होंने रिजेक्ट की है। एंड कीप ऑन ट्राइंग। अगर आपका अल्टीमेट यही है कि आपने फर्दर स्टडी के लिए या वहाँ पे आपने सेट होना है जाके, तो डोंट बी डिसहार्टेड, बल्कि उसके ऊपर काम करें और कोशिश करें। और दूसरा, वेबसाइट और ईमेल जो है वो रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जो वहाँ पे बैठ के फिजिशियंस जो हैं खास तौर पे, उन्होंने पाकिस्तानी लोगों के लिए जो एक वो पे बैक वाला काम शुरू किया है और वो कोशिश कर रहे हैं वैल्यू ऐड करने की। तो आप लोग प्लीज उसके ऊपर जो है वो राब्ता कर सकते हैं इस हवाले से कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा डिजर्विंग पर्सन है जिसको ऑब्वियसली इंटरनेट यूज करने का पता नहीं होगा, वो ऑब्वियसली जाके ईमेल राइट नहीं कर सकता, लेकिन आप एक सोर्स बन सकते हैं। आप एक सोर्स बनते हुए उसकी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं। वहां पे ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट नंबर दिए होंगे, आप वो चेक कर सकते हैं। वहां पे किसी का अगर आप राब्ता करवा देते हैं और आपकी वजह से अगर किसी की हेल्प हो जाती है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, मैं लास्ट में एक मैसेज देना चाहूंगी कि बरसात चूंकि शुरू हो चुकी है तो कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। इसमें वो लोग जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे बिजली की तारों का मसला है या कच्चे घर हैं या ऐसा कुछ है, तो उनको उन दीवारों से, उन तारों से, उन चीज़ों से जो है वो थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि उनके साथ हादसे का कोई जो है वो इम्कान हो सकता है। इसके अलावा खाने पीने में अपनी थोड़ी सी एहतियात कीजिए। बाहर की चीज़ें वैसे ही नहीं खानी चाहिए, लेकिन बरसात के दिनों में थोड़ा और कोशिश करें कि आप उनको अवॉइड करें ताकि हैज़ा और इस तरह के दूसरे जो हैं वो प्रॉब्लम्स आपको ना हो सकें। और कोशिश करें कि अपनी सफाई का ख्याल रखें, घर की सफाई का ख्याल रखें। वो हम कोविड की वजह से वैसे ही बड़े कॉन्शियस हैं, लेकिन स्टिल कोविड की वजह से बाकी चीज़ों को इग्नोर ना करें, क्योंकि पहले जब बरसात आती थी तो बहुत अजीब सा मौसम होता है, गीला सा और थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चर वाला। तो इसके अंदर जो एहतियाती तदाबीर होती हैं उनके ऊपर ज़रूर अमल करें। और क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सी चीज़ें हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, कुछ उसी को हमने अपने ऊपर सवार किया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो रहे हैं और चीज़ें अपने नॉर्मल की तरफ जा रही हैं। और सबसे ज़्यादा शिकायत तो बैंकिंग वाले लोगों को और उन लोगों को है जिनके टाइमिंग, जो ऑफिस की टाइमिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा लंबी होती थी और दोबारा से उनके लिए वो चीज़ शुरू हो गई है। सुबह से वो शुरू होते हैं और शाम 6-7 बजे तक उन्हें काम करना पड़ता है। बट इट्स वेरी गुड कि ज़िंदगी जो है वो वापस अपनी रूटीन पे आ रही है। और जैसे कि अनाउंसमेंट सुनने में आया है कि 15th ऑफ सितंबर के बाद स्कूल्स भी ओपन हो जाएंगे, तो दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द किड्स एज वेल एज फॉर द पेरेंट्स की चीज़ें दोबारा से अपनी जगह पे वापस आ रही हैं। और मैं बस यही चंद मेरे आखिरी कलमात होंगे कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और कल आपने 6 बजे दोबारा इसी वक्त पे हमें ज्वाइन करना नहीं भूलना, क्योंकि कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।